नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे केशव दास की संवाद योजना। केशव दास की संवाद योजना पर बात करने से पूर्व उनके जीवन परिचय पर बात करना आवश्यक है। आचार्य केशव दास का जन्म सन 1555 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ओरछा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम काशीनाथ मिश्र था। वे संस्कृत के विद्वान थे। केशव दास को संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। वे तत्कालीन समय के ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के दरबार में कवि थे। उन्हें ज्योतिष, संगीत, वैद्य, संस्कृत, राजनीति आदि क्षेत्रों में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। केशव स्वभाव से गंभीर एवं स्पष्टवादी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के रीतिकाल की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में स्थापित करने का कार्य किया। इस कार्य हेतु उन्हें हिंदी साहित्य के आकाश में उल्लेखनीय सराहना प्राप्त हुई। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। केशवदास नवीन कवियों के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक नवीन राह दिखाई है। उन्होंने लक्षण ग्रंथ, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य की रचना की है। हिंदी में अलंकार, छंद आदि की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। केशवदास की रचनाएं बहुत जटिल हैं। उनकी काव्य रचनाओं का सही अर्थ निकालना एक कठिन कार्य है। अतः इस अनूठी विशेषता के कारण केशवदास को हिंदी जगत के कठिन काव्य के प्रेत के रूप में जाना जाता है। सन 1617 ईस्वी में केशवदास इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। केशवदास की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर चरित, विज्ञान गीता, नखशिख और रसालंकृत मंजरी प्रमुख है। हिंदी जगत में केशव को आचार्य कहकर संबोधित किया जाता है। वे हिंदी के अविस्मरणीय कवि हैं। उन्हें अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। उनकी रचनाओं में अलंकारों का यथोचित प्रयोग किया गया है। उनके अलंकार कौशल के कारण उन्हें चमत्कारवादी कवि माना जाता है। केशव की रचनाओं में प्रयोग किए गए प्रमुख रस श्रृंगार, शांत, वीर और करुणा आदि हैं। उनके काव्य में संयोग और वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन मिलता है। इसके साथ ही पात्रों के संवादों में वीर रस का प्रयोग किया गया है। केशव दरबारी कवि थे, अतः उन्होंने अपने काव्य में विविध नीति निर्देश दिए हैं। वे सदैव ही नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। उनके काव्य में अर्थ का सौंदर्य सराहनीय है। उन्होंने गंभीर एवं गूढ़ अर्थ देने वाले काव्यों की रचनाएं की हैं। केशव ने अपनी रचनाओं में अधिकांशतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार है। उनकी भाषा में विषय, पात्र और संदर्भ में अनुरूप परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कुछ अंशों में भाषा की दुरूहता भी दिखाई देती है। केशवदास ने मुख्य रूप से उपमा, यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का यथोचित प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। इसके अलावा उन्होंने अलंकारिक, व्यंग्यात्मक और संवाद शैली में भी काव्य रचना की है। उनके द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख छंद दोहा, कवित, रोला, सवैया, छप्पय, त्रिभंग, दंडक आदि हैं। उन्होंने मात्रिक एवं वर्णिक दोनों छंदों का प्रयोग किया है। केशव के काव्य में संवादों का सौंदर्य अद्वितीय है। काव्य में उनके द्वारा प्रयोग किए गए संक्षिप्त, चुटीले और प्रभावी संवाद उन्हें अन्य कवियों की तुलना में विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य थे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे दरबार के राजकीय ठाठ बाट में रहते थे। इस कारण उनमें पांडित्य प्रवृत्ति की प्रधानता थी।
उनके काव्य में वस्तु निरूपण, अलंकार योजना, छंद विधान, शब्द चयन आदि अद्वितीय हैं। इन्हीं सब अनूठी विशेषताओं के कारण केशवदास हिंदी साहित्य के आकाश में चिरस्मरणीय रहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे केशवदास की संवाद योजना। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवादों में प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। संवाद योजना मूलतः नाटक का तत्व है, परंतु काव्य में भी नाटकीयता का संचार करते हुए कविगण संवाद योजना का विधान करते हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका में जो संवाद रखे हैं वह कथा वस्तु को आगे बढ़ाने, चरित्र चित्रण में सहायता पहुंचाने एवं कथा में रोचकता का समावेश करने में सहायक हुए हैं। रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद तथा रावण अंगद संवाद। इनके अतिरिक्त सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद भी अत्यंत रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। संक्षेप में केशव के संवाद सौष्ठव की विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है पात्रानुकूलता। केशव के संवादों में पात्रानुकूलता का गुण विद्यमान है। रावण बाणासुर संवाद में दोनों योद्धाओं के कथनों के दर्प, गर्व, ऐश्वर्य, पराक्रम का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रवेश करता हुआ रावण कहता है, शंभु को दंड दय राजपुत्री की तय, टुक द्वय तीन कै जाहु लंका ही लय। रावण का यह कथन उसके अनुकूल है, क्योंकि इससे उसके अहंकारपूर्ण व्यक्तित्व का आभास होता है। बाणासुर व्यंग्यपूर्ण स्वर में रावण को उत्तर देता है, जू पै जिए जोर तजय सब सोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी। अर्थात ज़्यादा बकबक मत कर, यदि तेरे भुजदंडों यानी भुजाओं में शक्ति है तो शिव धनुष को तोड़कर राजपुत्र सीता से विवाह कर। दूसरा पॉइंट है व्यंजना सौंदर्य। केशव के संवादों में व्यंजना सौंदर्य विद्यमान है। हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत जब हनुमान पाश में बांध लिए गए तब रावण उनका उपहास करता हुआ कहता है, कैसे बंधायो, अर्थात यदि तू इतना वीर है तो बंधन में कैसे पड़ा। तब हनुमान उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो, अर्थात मैं इस कारण से बंध गया कि मुझसे अनजाने में एक पाप हो गया। मैंने गलती से तेरी सोती हुई पत्नी को देख लिया। पराई नारी को भूल से सोता हुआ देख लेने के पाप से मेरी यह दशा हुई। किंतु रावण, तू अपने बारे में सोच, तेरी क्या दशा होगी। पाप का कितना भयंकर परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तू तो पराई स्त्री का हरण करके लाया है। यह सारा अर्थ व्यंजना से ध्वनित हो रहा है। तीसरा पॉइंट है संक्षिप्तता। केशव के संवाद में संक्षिप्तता एवं पटुता का गुण भी विद्यमान है। उनके संवाद छोटे छोटे होने के साथ साथ पात्रों की वाक्पटुता का भी परिचय देते हैं। एक उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं। उदाहरण है, कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। रावण अंगद से पूछता है कि तू किसका पुत्र है। अंगद उत्तर देता है कि मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण फिर पूछता है कि यह बाली कौन था। विस्तृत परिचय देते हुए अंगद कहता है, यह वही बाली था जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर 7 समुद्रों का स्नान किया था। अंगद ने अपनी वाक्पटुता से रावण की तुच्छता एवं बाली की वीरता को यहाँ व्यक्त किया है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक दांवपेच।
केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीतिक दांव-पेच भी दिखाई पड़ते हैं। दरबारी कवि होने के कारण केशव दास इस कला में प्रवीण थे। उनका अंगद रावण संवाद तो राजनीतिक दांव-पेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रावण अंगद को अपने स्वामी राम के प्रति भड़काते हुए उससे अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए कहता है। वह कहता है कि तो से सपूत ही जाई के बाली अपूतन की पदवी पगुधारे, अंगद संग लय मोरो सबे दल, आज हूँ क्यों न हतै बपु मारे। यानी तेरे जैसे सुपुत्र को उत्पन्न करके भी बाली निपुता कहा जाएगा, क्यों नहीं तू अपना प्रतिशोध लेकर पितृघाती राम को मार डाल, यदि आवश्यकता हो तो मेरी सेना ले जा। किंतु जब अंगद उसकी बातों का खरा खरा जवाब देता है तब रावण कहता है कि मैं राम से एक ही शर्त पर संधि कर सकता हूँ और वह शर्त है, उदाहरण के द्वारा केशव बताते हैं कि देही अंगद राज तो कौं मारी वानर राज कौं, अर्थात यदि राम वानर राज सुग्रीव को मारकर तुझे वानरों का राज्य प्रदान करें तो मैं उनसे संधि कर सकता हूँ। स्पष्ट है कि रावण यहाँ अंगद का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहा है। 5वां पॉइंट है पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। अंगद जब दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि रावण का द्वारपाल देवताओं को धमका रहा है। बड़े बड़े देवताओं को इस प्रकार एक द्वारपाल के द्वारा तिरस्कृत होते देखकर अंगद को बड़ा अजीब लगा। यह सारा दृश्य रावण के भय, आतंक एवं पराक्रम की व्यंजना करता है तथा पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना इससे हो जाती है। केशव एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि पढ़ो बिरंचि मौन वेद जीव सारे छाड़ी रे, कुबेर बेर कै कही न जच्छ भीर मंडी रे, दिनेश जाय दूरी बैठी नारदादि संग ही, न बेलु चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। निसंदेह यह राजाधिराज रावण की सभा है, टटपुंजिए इंद्र की सभा नहीं, जहां चंद्रमा आदि को बोलने की इजाजत है। यहां तेरे जैसे मूर्ख चुप ही रहे तो अच्छा है। 6वां पॉइंट है सरल भाषा का प्रयोग। केशव दास के संवादों में सर्वत्र सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे उनमें सरलता, स्वाभाविकता एवं मार्मिकता आ गई है। अंगद की सरल उक्तियों में कितनी मार्मिकता एवं अर्थ गांभीर्य है, यह यहाँ देखा जा सकता है। एक उदाहरण के द्वारा केशव दास कहते हैं कि हाथी न साथी न घोरे न चेरे, न गाँव न ठाऊं कुठाऊं बिलय है, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहूँ संग जय है। 7वां पॉइंट है नाटकीयता। केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। ये संवाद कथा प्रभाव के साथ साथ छोटे छोटे छंदों में प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। वार्तालाप की सजीवता और सरलता इन संवादों के प्रमुख गुण हैं। केशव एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यह कौन को दल देखिए, यह राम को प्रभु पेखिए, यह कौन राम न जानिए, यह ताड़क निज मारिए। 8वां पॉइंट है स्वाभाविकता। केशव की संवाद योजना में स्वाभाविकता का गुण भी विद्यमान है। भाषा शैली पात्र एवं भाव के अनुकूल रखी गई है। विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की याचना करने आए हैं, अतः उनकी वाणी में स्वाभाविक रूप से याचक जैसी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। केशव एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि राजन में तू राज बड़े, अति मैं मुख मांगो सुदेहु महाव्रत। किंतु राजा दशरथ अपनी विवशता व्यक्त करते हुए दीन स्वर में उत्तर देते हैं, प्राण दिए धन जाहि दिए, सब केशव राम न जाहि दिए अब। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव के संवाद संक्षिप्त, नाटकीय, पात्रानुकूल एवं स्वाभाविक हैं। वे सरल एवं व्यंजनापूर्ण भी हैं। संवाद योजना के क्षेत्र में तुलसी को भी पीछे छोड़ देते हैं।
अतः यह कहना उचित है कि केशवदास जैसे संवाद हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं लिख सकता है। केशवदास के संवाद यद्यपि कथा प्रवाह में बाधक ही हैं, तथापि इन संवादों का अपना महत्व है। इनमें ओज, उत्साह, क्रोध आदि मनोभावों की सुंदर व्यजना हुई है। ये शिष्टाचार, वाक्पटुता एवं राजनीतिक दांवपेच से भी युक्त है। निसंदेह केशव के ये संवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।